हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विकास, आपका एग्जामपुर रेजिडेंट परिवार में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी में पढ़ेंगे व्याकरण का परिचय। व्याकरण के बारे में कुछ जानेंगे। तो हेडिंग डालते हैं व्याकरण का परिचय। व्याकरण का परिचय। व्याकरण के परिचय। तो व्याकरण क्या है? तो भाषा को हम कैसे जानेंगे? भाषा है कि भाषा अपने मन की व्यथा को दूसरे के सामने प्रकट कैसे आदान प्रदान करते हैं, और सही भाषा हम कैसे उनके सामने प्रकट करें, अपने मन की व्यथा को सही कैसे प्रकट करें। तो ये भाषा है। ठीक, मान लीजिए आपको दूसरे लोगों तक पहुंचाना हो, तो क्या दूसरे लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे? आपको सही नॉलेज होगा तभी ना, आपको सही भाषा की ज्ञान होगा तभी तो आप दूसरे लोगों तक पहुंचाएंगे। सही, आपकी मन की व्यथा को दूसरा समझे, क्या है। तो उसके लिए हम देखिए, जैसे हमने बोला कि मैंने काला खाया नमक, इससे कोई शुद्धता के ज्ञान तो हो नहीं रहा है। मैंने काला खाया नमक कल, ऐसा कुछ गलत लग रहा है, उटपटांग सा लग रहा होगा आप लोग को। तो इसकी शुद्धता क्या होगा? मैंने कल काला नमक खाया। मान लीजिए पहला हो गया। एक दूसरा देखिए, दूसरी अशुद्धता क्या होगी? खाया को मैंने क्या लिया? काया, आया, आखा कोई शब्द नहीं लग रहा है। आखा हम कहें, हमने आखा, तो आखा क्या किया? ये दूसरी गलत हो गई। तीसरी देखिए, वर्ण शिष्य हमको लिखना है और हम लिख क्या रहे हैं? शिष्य, ये लिख रहे हैं, ये गलत हो गया। ये भी गलत। इसके जगह पे क्या होना चाहिए? खाया। तो ये सही हमारा हो गया यहाँ पे। ठीक है। तो इसी प्रकार देखिए, जब हम लोग एक चाय बनाने चलते हैं, एक छोटा सा उदाहरण, घरेलू उदाहरण समझिए। चाय बनाने गए, इस हमारे बर्तन में क्या मिलाएंगे? पानी, चीनी और चाय पत्ती, इतना आप डालेंगे तो हमको मिलेगा चाय। अब चाय को तो हम लोग ऐसे तो पी नहीं लेंगे कि मिला हम पी लिए। तो क्या करेंगे? इसके पहले हम छन्ना यहाँ पे लगाएंगे, छलनी। क्या लगाएंगे? छलनी लगाएंगे। छलनी लगाने के बाद हमको क्या मिलेगा? शुद्ध चाय मिलेगा। इसी प्रकार भाषा को बोलते समय बहुत सारी अशुद्धियां होती है, तो हम चाहते हैं कि भाषा जो बोले वो शुद्ध बोले। तो शुद्ध कैसे बोलेंगे? जब उसके बारे में कुछ हमको ज्ञान होगा। तो ज्ञान साधन, ये हमारा क्या हो गया? एक छलनी हमारा क्या हो गया? एक साधन हो गया, शुद्ध चीज देने के लिए हमारा एक साधन हो गया। क्योंकि हो सकता है इसमें अशुद्धियां बहुत सारे इसमें अशुद्धियां हो। यहाँ पे अशुद्ध शब्द, मान लीजिए अशुद्ध, ये हमारा अशुद्ध है। अशुद्ध से हम क्या बनाने जा रहे हैं? शुद्ध। देखिए, जो हम लोग को पहले ज्ञान था वो हमें क्या था? अशुद्ध भाषा ज्ञान था। अशुद्ध भाषा से हम शुद्ध भाषा कैसे बोलेंगे? तो हमको कोई साधन मिलना चाहिए। साधन कैसे मिलेगा? उसके लिए हमको कोई चीज की साधन, जैसे हमको शुद्ध चाय पीना था तो हमको छलनी की जरूरत पड़ा, इसीलिए हमको शुद्ध सब भाषा बोलना होगा। तो हमको एक साधन, यानी उस साधन का हमने नाम क्या दे दिया? व्याकरण। ये क्या नाम दे दिया उसका? व्याकरण। अब समझ गए कि व्याकरण कहाँ से आया।
इसी तरह हम व्याकरण की क्या परिभाषा लिखेंगे, हेडिंग यहाँ पर डाल देते हैं ऊपर में, व्याकरण का परिचय, छोटी हेडिंग रहेगा व्याकरण का परिचय। अब यहाँ पे हेडिंग डालिए व्याकरण और नोट कीजिए, क्या नोट करेंगे, भाषा को शुद्ध रूप से, भाषा को शुद्ध रूप से, भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने व पढ़ने के का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को, ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। आप लोग नोट करते चलिएगा, क्या करेंगे, भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने व पढ़ने का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। देखिए शास्त्र क्या हमारा हो गया, एक साधन हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, साधन, जिसके द्वारा हम सीख रहे हैं, शास्त्र के द्वारा हम सीख रहे हैं, हमको नॉलेज कैसे सही होगा, कैसे हम उसको शुद्ध बोलेंगे, अपनी मन की व्यथा को कैसे सही बताएंगे उसको, तो हमारा एक क्या हो गया, साधन हो गया, किसके, बोलने के लिए और कहाँ पे, लिखने के लिए भी और पढ़ने, ये हमें तीनों की जरूरत पड़ती है। ये देखिए अंडरलाइन यहाँ कर लीजिएगा आप लोग, बोलने, लिखने व पढ़ने का क्या, ज्ञान कराने वाले, क्या होगा, ज्ञान कराने वाले शास्त्र को क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। आप लोग लिख लिए होंगे शायद। देखिए इसी प्रकार हमें, देखिए अभी आप समझे होंगे 3 प्रकार की अशुद्धि हो रहा था, एक वर्ण हो रहा था, एक शब्द में क्या हो रहा था, खाया को हमने क्या लिखा था, काया, याखा लिख दिया था, तो याखा कोई निरर्थक शब्द हो, ये हमारा क्या है, सार्थक का मतलब उसका सही अर्थ निकले, ये क्या है, निरर्थक, इसका कोई अर्थ नहीं। आप किसी के सामने बोलेंगे एक याखा बोलेगा, क्या बोल रहा है, याखा समझ में नहीं आएगा, तो याखा कोई शब्द नहीं है, ये हमारा क्या है, निरर्थक शब्द है, और ये खाया क्या है, हमारा एक सार्थक शब्द है। तो एक प्रकार क्या हो गया, वाक्य आप लोग पढ़े होंगे, अभी बताए थे कि मैंने कल काला नमक खाया, तो क्या था, एक सार्थक वाक्य था, मतलब कि एक सही वाक्य था, और उसी को मैंने क्या पलट के लिखा था, खाया मैंने कल नमक काला, ये कौन सा हो गया, कोई उसको अर्थ नहीं सही निकलता है। इसी प्रकार देखिए हम डॉक्टर के पास गए, हम बोलेंगे कब स्वस्थ हैं, ऊपर वाला मेरा पूरा हिस्सा स्वस्थ होगा, नीचे वाला बॉडी यहाँ से लेके कमर तक का सही होना, और कमर से एक नीचे तक का, जब तीनों पार्ट मेरा सही होगा तो क्या होगा, हम स्वस्थ हैं। तो इसीलिए हम सही भाषा क्या होगा, जब वर्ण संबंधी, वर्ण भी सही होना चाहिए हमको, शब्द भी सही होना चाहिए और वाक्य भी सही होना चाहिए। तो भाषा की क्या हो गया, भाषा के जो भाषा है, भाषा के 3 अंग, मुख्य 3 अंग होते हैं, ठीक, नोट कर लीजिए, होते हैं। भाषा के मुख्य 3 अंग होते हैं। पहला क्या हो जाएगा, वाक्य विचार, पहला आप नोट कर लीजिए, वर्ण विचार, वर्ण की हमको सही ज्ञान होना चाहिए, वर्ण विचार। दूसरा क्या होना चाहिए, शब्द विचार, हमारा शब्द सही होना चाहिए, शब्द विचार। और तीसरा हमको होना चाहिए वाक्य विचार, वाक्य विचार। देखिए ये पहला ही होगा, जब भी होगा वर्ण पहले होगा, जबकि वर्ण की आपका सही ज्ञान नहीं होगा तो आप अगर शब्द की ज्ञान कर लेंगे पहले तो आप सही वाक्य नहीं बना पाएंगे, और डायरेक्ट अगर आप वाक्य को पढ़ लेंगे तो ये दोनों का सही ज्ञान नहीं होगा तो आप कभी वाक्य सही नहीं बना पाएंगे। तो पहला हम क्या पढ़ेंगे, पहला हमारा नंबरिंग होगा, ये एकदम सीरियल से याद कीजिएगा आप लोग, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। देखिए बच्चों, जब
वर्ण विचार आता है, अभी आप समझे वर्ण, वर्ण में भी आपको समझाया था क्या, ये क्या था हमारा, खाया को मैंने क्या लिख दिया था, या खा, ये हमारा क्या शब्द, शब्द गलती था। और शिष्य को मैंने क्या लिखा था, शिष्य, सी रेधा श, ये वाला, तो ये क्या था हमारा वर्ण था, ये वर्ण। वर्ण के लिए हम क्या होना चाहिए, ध्वनि या वर्णों की शुद्धता पर ज्ञान होना चाहिए। ध्वनि, इसके हेडिंग डालिएगा, आप लोग ये शायद नोट कर लिए होंगे, इसको मिटाते हैं हम। आप यहाँ पे हेडिंग डालिए वर्ण विचार, वर्ण विचार, और नोट कीजिए कि ध्वनि या वर्णों की शुद्धता पर इसका निर्भर करता है। ध्वनि या वर्णों की शुद्धता पर निर्भर करता है। देखिए, वर्ण विचार में हम क्या क्या पढ़ते हैं, जितनी वर्णमाला है, वर्णमाला हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, वर्ण विचार के अंतर्गत पढ़ते हैं। ये आप लोग एकदम याद कर लीजिएगा, जितनी भी वर्णमाला आप पढ़ते हैं वो किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, वर्ण विचार के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसके बाद क्या आता है, शब्द विचार, शब्द विचार हेडिंग डालिएगा और नोट कीजिए, तो नोट कर लिए होंगे। शब्द विचार में है सार्थक या, देखिए आपको शब्द की जो आप लिखेंगे, आप कहीं भी बोलेंगे तो उस शब्द का सार्थक अर्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं आप कोई भी वर्ड बोल दिए निरर्थक, उसका कोई अर्थ। देखिए शब्द विचार, शब्द विचार का कैसे होगा, सार्थक शब्द, सार्थक शब्द या नए शब्द, या नए शब्द, जैसे लिख रहे हैं वैसे आप नोट करते चलिएगा। सार्थक शब्द, नए शब्द, या शब्दावली में, शब्दावली, इसमें शब्दावली में। देखिए सार्थक नए शब्दावली कहने का मतलब शब्दावली शब्द आ गया। शब्दावली का डिक्शनरी के बारे में जानते होंगे, तो आप जब इंग्लिश का तो डिक्शनरी बहुत लड़के जानते हैं, सभी लड़के जानते होंगे। कभी आप हिंदी का डिक्शनरी खोलिएगा, उसमें आपकी शुरुआत अ से हुई होगी, न कि हम लोग क्या पढ़े होंगे, पहले बचपन में पढ़े थे शुरू में क बनाना पड़े थे, और एक क हमको पहले डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। जब भी हमको वर्ड मिलेगा तो अ से पहले मिलेगा, ठीक है। तो इस शब्दावली में नए शब्द कैसे जोड़े जाते हैं, एक उसका आधार होता है, किस बेसिस पे जोड़ते हैं, उससे शब्दावली में, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग, तत्सम पढ़ते हैं, तत्सम, उद्भव, तद्भव, संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है। तत्सम, तद्भव, संज्ञा, सर्वनाम, ये सभी पढ़ते हैं हम किसके अंतर्गत, शब्द विचार के अंतर्गत। नेक्स्ट क्या है, वाक्य विचार, वाक्य विचार, वाक्य विचार, वाक्य विचार कहता है उद्देश्य, विधेय, अर्थ के आधार पर शब्द, उद्देश्य, उद्देश्य, विधेय, उद्देश्य, विधेय, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, वाक्य के भेद, वाक्य के भेद, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर,
रचना के आधार पर आदि। ठीक है, कैसे? उद्देश्य, विधेय, अर्थ के आधार पर, वाक्य के भेद, रचना के आधार पर, ये सभी आप नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट आप इसको शायद नोट कर लिए होंगे, इसको मिटाते हैं। अब पढ़ते हैं कुछ नया, एक स्टार बना के नोट कीजिएगा। हिंदी जो लिखते हैं वो किस लिपि में लिखी जाती है? तो आप जानते होंगे हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो देवनागरी लिपि का विकास कहाँ से हुआ? देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मणी लिपि के से हुआ है। तो लिखिएगा हिंदी की लिपि देवनागरी, हिंदी की लिपि देवनागरी का विकास हिंदी की लिपि देवनागरी का विकास ब्राह्मणी लिपि से, ब्राह्मणी देखिएगा, ध्यान से लिखिएगा, क्या लिखा है? ब्राह्मणी, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको। लिपि से हुआ है। फिर से पढ़ लीजिए, हिंदी की लिपि देवनागरी का विकास ब्राह्मणी लिपि से हुआ है। इसको आप अंडरलाइन कीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप पूछेगा कि देवनागरी का विकास कहाँ से हुआ है? किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मणी लिपि से हुआ है। किस लिपि से? ब्राह्मणी लिपि से। नेक्स्ट एक और स्टार लगा के लिख लीजिएगा, नोट कीजिए, आप नोट कर लिए होंगे। संसार की कई भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कौन कौन सी है? कुछ का नाम लिख लेते हैं। पहला तो हमारा हिंदी हो गया, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। दूसरा गुजराती देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेपाली देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। मराठी आदि। कौन कौन सी लिपि लिखी जाती है? हिंदी, गुजराती, नेपाली, मराठी आदि। ठीक, आप ऊपर वाला नोट कर लिए होंगे, इसको बताते हैं। देखिए, मौखिक भाषा को, जो हिंदी की मौखिक भाषा को लिखित रूप देने के लिए हमको क्या, किसकी जरूरत पड़ी? लिपि की जरूरत पड़ी, संकेत। जैसे हम ये लिखे, अ लिखे, तो अ किस लिपि में लिखी जाती है? ये हमारा एक संकेत है। क्या है? ये हमारा संकेत है। तो मौखिक भाषा को लिखेगा, मौखिक भाषा को लिखित रूप देने हेतु मौखिक भाषा को लिखित रूप देने हेतु लिपि हेतु हर सार्थक ध्वनि को व्यवस्थित
हर सार्थक ध्वनि हेतु व्यवस्थित हेतु चिन्हों की व्यवस्थित मौखिक भाषा को लिखित रूप देने हेतु हर सार्थक ध्वनि हेतु चिन्हों की व्यवस्था को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। देखिए, मौखिक भाषा को लिखित रूप देने हेतु, पहले क्या थे, हम लोग मौखिक बोलते थे, तो धीरे धीरे जब ज्ञान होते गया तो हम लिखना शुरू किए तो कुछ अ को क्या बना देते थे, इस तरह बना दे अ, तो ये हमारा क्या हुआ, अ का, तो अ ये हमारा क्या हो गया, एक संकेत हो गया। वहां से हम क्या बोलने लगे, अ, इसकी अ बोलने लगे। तो हर सार्थक क्या बोलते हैं, सार्थक, निरर्थक नहीं होना चाहिए, उसका अर्थ सही अर्थ निकलना चाहिए। सार्थक मतलब सही अर्थ निकले। सार्थक ध्वनि हेतु चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये देवनागरी हम लिपि जानते हैं, देवनागरी लिपि। तो देवनागरी लिपि में हम लोग क्या लिखते हैं, अ, आ, ई, उ, औ। ठीक, और रोमन लिपि में लिखने चले तो क्या लिखेंगे, इसी को रोमन लिपि में क्या लिखेंगे, अ को लिखेंगे अ, ए से, ए या कैपिटल ए से लिखें। आ को क्या लिखेंगे, डबल ए या डबल ए से। ई को क्या लिखें, स्मॉल ई या कैपिटल ई से। ई को क्या, डबल ई या डबल ई से। उ को क्या लिखे, उ से। और इसको क्या लिखेंगे, उ से, डबल ओ या डबल ओ से। तो ये हमारा कौन सी लिपि होगी, रोमन लिपि में इस तरह लिखेंगे। इसी को हम ब्राह्मणी लिपि में क्या कैसे लिखेंगे, तीनों लिपि एक साथ आप लिखिएगा, नोट कीजिएगा। ब्राह्मणी लिपि, देखिए ब्राह्मणी लिपि में क्या लिखेंगे, अ को कैसे बनाते थे, देखिए ऐसे ऐसे ऐसे। अ को कैसे बना, देखिए ये जो अ है, इसकी मात्रा जो ऐसे थी, ये ऐसे कर दिए। इसकी जो ये थी, यहाँ देखिए, यहाँ पे समझिए आप लोग, ये अ हमारा इस तरह है। देखिए ये वाला जो था, ये वाला इस तरह छोड़ दिए इधर की ओर, इसको पलट के ऐसे ले लिया, ये से। ठीक, और ये वाला जो था, ये यहाँ पे ऐसे कर लिया। अब इसकी मात्रा को हमने क्या किया, ये ऐसे कर लिया, तो ये हमारा सीधा हो गया, हमारा ये अ हो गया ब्राह्मणी लिपि में। और आ को लिखना होगा तो आ को ऐसे लिखेंगे और ये कर देंगे, ये वाली मात्रा यहाँ पे आ गई। ठीक, ये को क्या बनना होगा, देखिए ये और ये। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो कहेंगे कि सर ये तो आप 3 बिंदु लगा दिए, तो इस 3 बिंदु से ई का निर्माण कैसे हुआ, देखिए ये बिंदु और ये बिंदु और ये बिंदु। ठीक है, ये बिंदु को ऐसे कर दीजिए, बना, ये बिंदु क्या हो गया, ई में बन गया ऐसे, इसको ऐसे ला दीजिए, ये हमारा क्या हो गया, ई। फिर बड़ी वाली को ई को ऐसे ला दीजिए, जैसे आप मैथ में पढ़े होंगे ट्राइएंगल, त्रिभुज जिसको बोलते हैं। और जेड, उ को जेड बना लीजिए। ये कौन सी लिपि होगी, ब्राह्मणी लिपि। ठीक है साथियों, अब देखिए व्याकरण जो बना, हमने आपको एक परिभाषा लिखवाया था, व्याकरण की उत्पत्ति
संस्कृत के नहीं लिखे होंगे आप लोग, एक नोट कर लीजिएगा, छूट गया होगा। व्याकरण की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा के व्याकरण की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा के क्री धातु में ल्यूट प्रत्यय और बी एवं आंग प्रत्यय उपसर्ग लगाने से हुई है। देखिए, व्याकरण की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा के क्री धातु, किसे क्री धातु में ल्यूट प्रत्यय और बी एवं आंग उपसर्ग लगाने से हुई है। देखिए, धातु हमारा संस्कृत के क्या है, क्री, ये ऊपर समझिए, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए कौन सा बोला, क्री धातु, क्री मैंने लिखा, ये हमारा क्री, धातु में प्लस ल्यूट प्रत्यय हमारा क्या आता है। देखिए सिंपल से समझिएगा, हमेशा कंफ्यूजन होता है बच्चों का प्रत्यय और उपसर्ग में। उपसर्ग, प्रत्यय मतलब पीछे, प से हम क्या याद करेंगे, पीछे। प्रत्यय कहाँ लगता है, हमेशा शब्द के पीछे लगता है। और उपसर्ग क्या होता है, उप मतलब पहले।